दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री में अध्याय 2 राजा किसान और नगर चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम क्या है देखेंगे। ओके, और अच्छे से समझेंगे भी। साथ ही हम उन क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे जो आपके क्या है पिछले साल के पेपरों में आ चुके हैं। ओके, तो तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य से हम क्या है बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको इस चैप्टर की वस्तुनिष्ठ बता चुका हूँ। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वस्तुनिष्ठ की पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। ओके, तो देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी जो 2 अंकी वाले प्रश्न देख लेते हैं। पहला है ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त की। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है, वस्तुनिष्ठ में भी हमने देखा था। ओके, तो आपको राइट आंसर लिखना है। ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप नामक विद्वान ने पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के कोई 4 प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत के नाम लिखना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है। तो ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं मौर्य साम्राज्य के, तो ये आपको बताने हैं। तो पहला हो जाता है आपका मैग्निस्की की इंडिका, दूसरा है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, तीसरा है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। और याद रखिएगा जो मुद्रा राक्षस है किसने लिखी, विशाख दत्त ने लिखी। ओके, ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन बन सकता है। और अशोक की अभिलेख, तो ये 4 ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनसे हमें क्या है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के कोई 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र के नाम बताने हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है। तो मौर्य साम्राज्य के कोई भी 5 राजनीतिक केंद्र। ओके, तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कपिसा, आपका तोशाली और उज्जैन, ये मैंने आपको बता दी। ओके, ये आपके हो जाते हैं राजनीतिक केंद्र। नेक्स्ट है मैग्निस्नीज कौन था, संक्षेप में लिखिए। ओके, तो मैग्निस्नीज कौन था, तो मैग्निस्नीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। वह लगभग 5 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। उसने भारत की आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। इस पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की महत्वपूर्ण जानकारी हमें क्या है प्राप्त होती है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है। तो किस भाषा में लिखे, प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। ओके, और इसे क्लियर कर लीजिएगा अपनी तरफ से। ओके, तो किस भाषा में आपको दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि हमारे क्या लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 3 नंबर वाले। ओके, तो पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ओके, मतलब इतिहास के अगर हमें इस बारे में जानना है तो अभिलेखों की इसमें क्या भूमिका है, अभिलेखों का क्या महत्व है, वो आपको पूछा जा रहा है। ओके, या फिर क्वेश्चन बन के आ सकता है अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं का वर्णन कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो देख लेते हैं किस टाइप का आंसर आपको लिखना है। तो इतिहास निर्माण की दृष्टि से अभिलेखों का सर्वाधिक महत्व है। इनसे प्राचीन भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की प्रमाणित जानकारी प्राप्त होती है। विद्वान इतिहासकार फ्लीट के शब्दों में प्राचीन भारत की राजनीतिक इतिहास का ज्ञान हमें क्या है केवल अभिलेखों के धैर्यपूर्ण अध्ययन से प्राप्त होता है। अगर हमें क्या है भारत के प्राचीन इतिहास को जानना है तो हमें क्या है प्राचीन अभिलेखों को पढ़ना होगा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, क्योंकि अभिलेखों से ही हमें क्या है अभिलेखों के अध्ययन से ही हमें क्या है प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलेगी। ये किसने कहा, फ्लीट ने कहा। ओके, तो ये इसके मेन पॉइंट। ओके, वास्तव में अभिलेख तत्कालीन राजनीतिक तथा धार्मिक दशा पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं तथा राज्य की सीमाओं का निर्धारण, राजाओं के चरित्र के बारे में, व्यक्तित्व के विषय में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। मतलब हमें अभिलेख से पता चलता है कि राजा को सीमा कहाँ तक, मतलब राजा का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, राजा किस प्रकार का था, उसके बारे में पूरी अभिलेख से जानकारी हो जाती है। ओके, अभिलेखों की संख्या अत्यधिक है तथा ये देश के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। अधिकांश अभिलेख स्तंभ, शिलाओं तथा गुफाओं पर उत्कीर्ण हैं, परंतु कुछ अभिलेख मूर्तियों तथा ताम्रपत्रों पर भी उत्कीर्ण किए गए हैं। अशोक की अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति लेख तथा हाथी गुम्बा अभिलेख ऐतिहासिक दृष्टि से क्या विशेष महत्वपूर्ण है, ये क्या प्रमुख है। जिससे प्रयाग प्रशस्ति लेख मिलता है, हाथी गुम्बा अभिलेख होता है, अशोक के अभिलेख, ये क्या प्रमुख रूप से क्या है अभिलेखों में। हो गए, अशोक के अभिलेख से हमें तत्कालीन धर्म, शासन व्यवस्था तथा साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हाथी गुम्बा अभिलेख से हमें क्या है खारवेला के शासक की घटनाओं का ज्ञान होता है। और इसी प्रकार प्रयाग प्रशस्ति लेख से हमें क्या है समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व तथा उसकी दिग्विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। तो पहले हमने क्वेश्चन में क्या बताया कि अभिलेख का क्या महत्व है। ओके, और फिर हमने एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा दिया कि यहाँ 3 एग्जाम्पल में हमने दे दिए प्रकार से 3 अभिलेख बताया और उन अभिलेख से हमें क्या प्राप्त जानकारी मिली है वो इतने में हमने क्या है एग्जाम्पल बता दिए। ओके, तो ये अच्छा एक फॉर्मेट होता है लिखने का। कोई भी आंसर को जब भी हम बताएं तो पहले उसके बारे में बता देना, परिभाषा बता देना 2-3 लाइन में, फिर उसको एग्जाम्पल के साथ हमें समझाना। इतिहास में अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते तो आपका अलग ही आपका क्वेश्चन तो लॉन्ग हो ही जाएगा। ओके, मतलब लॉन्ग आएगा तो लॉन्ग आप लिख भी पाएंगे अच्छे से और आपको कंटेंट भी आपके पास रहेगा और आपका देखने में आकर्षक हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो ये हमने यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि अभिलेख का किस किस प्रकार से महत्व में हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या है इतिहास के पुनर्निर्माण में सिक्कों तथा मुद्राओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन बन के आ सकता है सिक्के के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, विवरण दीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अथवा में क्वेश्चन बन के आ सकता है
प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सिक्कों का क्या महत्व है, क्या इनसे वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में कोई जानकारी मिलती है। ये एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में है, तो एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, बस थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन को घुमा दिया है। बाकी अगर सिक्के के बारे में पूछा जा रहा है तो हमें अपना कंटेंट रखना है और उसे क्या है बताना है। ओके, तो सिक्कों के बारे में क्या क्या मिलता है जानकारी, मतलब सिक्के हैं वो किस टाइप का क्या महत्व है हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में। ओके, तो प्राचीन भारत के प्रमाणित जानकारी कराने में भारतीय मुद्राओं निम्नांकित कारणों से ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व है। ये हमें पॉइंट के माध्यम से मैंने बताया। जैसे पहला पॉइंट है आर्थिक दशा का ज्ञान। ओके, यदि सिक्के शुद्ध सोने या चांदी के होते हैं तो उनके हमें राज्य की संपत्ति का बोध होता है। अगर प्योर हमें सिक्के मिलते हैं सोने के तो हम समझ जाएंगे भाई ये राज्य बहुत अमीर होगा। जब तो प्योर एकदम प्योर सोने के सिक्के चल रहे हैं। ओके, मिलावट होगी तो हम सोचेंगे थोड़ा सा भी उसके डाउनफॉल रहेगा। ओके, और मान लीजिए तांबे के चल रहे हैं तो मतलब क्या है थोड़ी गरीबी होगी, जब तो सोने सिक्के चांदी के नहीं चल पा रहे, तो इससे हम थोड़ा क्या अनुमान लगाते हैं। यदि वे मिश्रित धातु के होते तो हम राज्य की क्या है विपन्नता का बोध होता है। विपन्नता यानी गरीबी का थोड़ा का बोध होता है। ओके, दूसरा है तिथि का निर्माण, तिथि क्रम का निर्माण। सिक्कों पर अंकित तिथि से उन सिक्कों के चलाने वाले शासक का तिथि का ज्ञान होता है। अगर हमें सिक्का मिलता है तो उसमें क्या है डेट वगैरह भी कई बार लिखी रहती है, तो हमें डेट से पता चल जाता है कि उस समय वो कौन सा शासक था। ओके, नेक्स्ट है साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण। ओके, कि सीमा कहाँ कहाँ तक थी। सिक्कों के प्राप्त होने के स्थानों के आधार पर, यहाँ आधार हो जाएगा, आधार पर इतिहासकारों को शासकों के साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण करना सरल हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि किस एरिया में क्या है ये सिक्के मिल रहे हैं, मतलब जिस एरिया में मिल रहे हैं मतलब उस शासक का वहाँ तक एरिया कैप्चर था। ओके, वहाँ तक मतलब शासन था। ओके, धार्मिक दशा का ज्ञान होता है। सिक्कों पर अंकित विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों से हमें क्या है धार्मिक दशा का ज्ञान होता है कि मतलब वो क्या है उस समय उसके राजा कौन से धर्म को मानते थे। ये हमें पता चल जाता है। साथ ही कला का ज्ञान भी होता है, कला विकास का ज्ञान होता है। सिक्कों पर उत्तीर्ण मूर्ति, चित्र तथा संगीत वाद्यों से हमें तत्कालीन कला तथा संगीत के विकास का भी ज्ञान होता है। ओके, ये होता है। तो इस प्रकार यद्यपि सिक्कों से वैज्ञानिक प्रकृति के विषय में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है, फिर भी प्राचीन सिक्के क्या है धातु विज्ञान के हमें क्या है परिचित कराते हैं। ओके, ये हमारे थे सिक्के का किस प्रकार से हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं। पॉइंट के माध्यम से मैंने 5 पॉइंट आपको बताया, बिल्कुल आसान भाषा में आपके दिए पॉइंट, वैसे आप माइंड में रखिएगा तो आप आराम से लिख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। ओके, चलिए इसे समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से मैं पहले दोस्तों बता दूं, अगर दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ओके, तो आप क्या अनुराग आचार्य क्लासेस के क्लास 12 के हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हिस्ट्री के कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर पूरा आपको पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा कंटेंट, ताकि आप क्या है कम समय में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। साथ ही आपको वीडियो भी मिलेंगे। ओके, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और बिल्कुल नाम मात्र की फीस पर आपको पूरे साल भर आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी आपकी करा दी जाएगी। ओके, आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। ओके, महाजनपदों की आपको क्या है अभिलक्षण यानी विशेषता बतानी। ओके, तो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो महाजनपद की क्या क्या विशेषताएं होती हैं तो इसे हम देख लेते हैं। तो बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपदों के नाम की 16 राज्यों की सूची मिलती है। 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची एक जैसी नहीं है, तथापि क्या है मगध, कौशिक, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती नाम एक जैसे हैं। इससे हमें यह संकेत मिलता है कि ये महाजनपद सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे होंगे। ओके, अब महाजनपदों की अभिलक्षण या विशेषताएं। पहला कि महाजनपदों का विकास क्या है 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। दूसरा, महाजनपदों की संख्या क्या है 16 थी। इसमें लगभग 12 राजतंत्रीय राज्य थे तथा 4 गणतंत्रीय राज्य थे। नेक्स्ट है कि इस काल में मगध, बस, अवंती, कौशल आदि सुप्रसिद्ध राजतंत्र थे और बज्जी, मल्ल, सूरसेन गणराज्य थे। कुछ गणराज्य अनेक राज्यों में के संघ थे, जैसे क्या है जो बज्जी था, बज्जी हो जाएगा। ओके, बज्जी गणराज्य 8 गणराज्यों का संघ था। ये ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। ओके, तो जो बज्जी गणराज्य था वो 8 राज्यों का संघ था और मल्ल गणराज्य वो 9 राज्यों का संघ था। ओके, तो ये आपकी महाजनपद की विशेषताएं कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है। भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य की भूमिका को आपको बताना है। ओके, कि क्या इसको प्रमुख माना जाता है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो प्राचीन भारत में स्थापित साम्राज्यों में मौर्य साम्राज्य सबसे पहला और सर्वाधिक विशाल साम्राज्य था। ओके, मौर्य साम्राज्य ऐसा हुआ जिसने क्या है विस्तार हुआ। भारत में क्या है आधा भारत क्या है मौर्य साम्राज्य के अधीन था। ओके, 19वीं शताब्दी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास आपके इतिहास हो जाएगा। ओके, इतिहास की रचना प्रारंभ की तो उनके द्वारा मौर्य साम्राज्य के इतिहास को प्रमुख स्थान दिया गया। इस उत्साहित हो उठे प्राचीन भारत में साहसपूर्ण साम्राज्य का जन्म हुआ। ओके, साहसपूर्ण साम्राज्य का जन्म हुआ। इसी साम्राज्य ने भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक एकता स्थापित की।
ओके। इस मतलब ये पहले जो राज्य थे वो क्या गठित नहीं थे, ओके, अलग अलग अपने अपने शासन करते थे, लेकिन क्या मौर्य साम्राज्य ने एकत्रित किया, एक सत्ता स्थापित की, ओके। इस साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनकी गणना भारत के महानतम शासकों में की जाती है। इस साम्राज्य के प्रजाहितैषी शासक अशोक ने दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय को अपनी शासन प्रणाली नीति का आधार बनाया, क्योंकि संतृप्त मानव को शांति, सद्भावना और प्रेम का पाठ पढ़ाया। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सम्राट अशोक की शासन नीतियों के अंतर्गत सराहनीय है। मानवता के दीर्घकालीन इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिसमें किसी शक्तिशाली राजा के द्वारा पराजित लोग इस बात के लिए क्षमा मांगी हो कि उसने विरुद्ध युद्ध उन्हें दुखद और कष्ट पहुंचाने का अपराध किया है, ओके। यही कारण है कि मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास का एक गौरवमयी प्रमुख साम्राज्य की संज्ञा प्रदान की गई है, ओके। मतलब जो अशोक था, अशोक ने क्या कलिंग का युद्ध हुआ, आपको पता है, तो कलिंग के युद्ध में बहुत ज्यादा क्या है नरसंहार हुआ, ओके। तो फिर इसे नरसंहार हुआ तो अशोक ने क्या है माफी बहुत ज्यादा मांगी है कि ये उससे गलती हो गई है, और उसने क्या है फिर शांति का पाठ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ओके। शांति की ओर धर्म को महत्व देना प्रारंभ कर दिया। तो वही बताया जाता है कि अभी तक इतिहास में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने क्या है युद्ध किया हो और नर संहार किया है और फिर उसने क्षमा मांगी, ओके। तो बहुत सारी खासियत थी मौर्य साम्राज्य में, यही कारण है कि क्या है इसे भारतीय इतिहास में क्या है प्रमुख माना जाता है, ओके। आई होप समझ गए, बिल्कुल सिंपल भाषा में दिया हुआ है, ओके, जो कि आपको जानकारी जानते होगे। अपने हिसाब से फिर लिख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है एज इट इज आपको लाइन लिखनी, बस कंटेंट आपको देख ले कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप का हमें बताना है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन इतिहास को जानने के प्रमुख साधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी हमें क्या है भारतीय इतिहास में मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानना है तो कौन कौन से साधन हैं। तो मौर्यकालीन इतिहास को जानने के प्रमुख साधन इस प्रकार से, पहला है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के बारे में, धार्मिक साहित्य में जैन धर्म, बौद्ध धर्म का साहित्य तत्कालीन सामाजिक और तथा राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालता है, तथा अन्य शब्दों में क्या है दीपवंश, महावंश मौर्यकालीन सामाजिक और राजनीतिक दशा में विशेष प्रकाश डालते हैं। ये धार्मिक साहित्य हैं जिनसे बारे में क्या है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। फिर विशाख दत्त की मुद्रा राचक, विशाख दत्त जो रचयिता है मुद्रा राचक लिखी है, ओके। तो इनकी जो यह संस्कृत में साहित्य प्रसिद्ध नाटक है, इसमें क्या है अध्ययन में चंद्रगुप्त, कौटिल्य, नंदवंश, मगध क्रांति आदि के विषय में क्या है जानकारी मिलती है। फिर नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त का मंत्री था, परामर्शदाता था तथा सहायक था। उसने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में तत्कालीन राजनीति तथा प्रशासनिक सिद्धांतों व न्याय प्रणाली की क्या है उल्लेख मिलता है। फिर मैग्नीनियस की इंडिका, मैग्नीनियस को सेल्यूकस ने अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। उसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका मौर्यकालीन शासन व्यवस्था पर क्या व्यापक प्रकाश डालती है। इंडिका में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का भी क्या व्यापक उल्लेख है। फिर अशोक के शिलालेख, अशोक के अनेक चट्टानों तथा स्तंभों पर धर्म लेख खुदवाए थे। इन लेखों से में अशोक के द्वारा किए गए धर्म प्रचार तथा शासन व्यवस्था संबंधी क्या है नियमों का क्या वर्णन मिलता है। तो ये सब है जिनसे हमें क्या है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ओके। बिल्कुल सिंपल है, अशोक के अभिलेख हो जाते हैं, मैग्नीनियस की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राचक और धार्मिक साहित्य, ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, अशोक के धम्म की क्या क्या विशेषताएं, ओके। तो देख लेते हैं इसकी विशेषता किस प्रकार से थी। तो अपने प्रारंभिक काल में अशोक क्या है हिंदू धर्म का अनुयायी था, परंतु कलिंग का युद्ध हुआ, उसके पश्चात वह क्या है बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए भी अशोक ने अपनी प्रजा को जिस धर्म का पालन करने का आदेश दिया वह था सार्वभौम धर्म। सार्वभौम धर्म का मतलब है ऐसा धर्म जिसमें क्या सभी धर्मों का सद्गुणों का समावेश हो। अशोक ने क्या है धर्म की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला कि अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषता सार्वभौमिकता है, अर्थात अपने धर्म को सभी धर्मों में सद्गुणों का समावेश किया गया है। दूसरा, अशोक ने अपने धर्म में अहिंसा का विशेष बल दिया है, ओके, मतलब हिंसा न करना। और उसने उन यज्ञों को बंद करवाया जिसमें पशु बलि होती है, मतलब उन यज्ञों को उसने महत्व नहीं दिया जिसमें क्या है पशु बलि दी जाती है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अशोक ने अपने धर्म में अनुशासन शिष्टाचार को विशेष महत्व दिया है। उसने अपने अभिलेख में उत्तीर्ण किया है माता पिता की आज्ञा का पालन होना चाहिए तथा इसी प्रकार गुरुजनों की भी आज्ञा का पालन करना चाहिए। चौथा कि अशोक ने क्या सेवकों, मित्रों और ब्राह्मणों के साथ सद्व्यवहार करने पर बल दिया है। अच्छा व्यवहार करना चाहिए किसके साथ, सेवकों, मित्रों और ब्राह्मणों के साथ। जैसे अशोक ने धार्मिक आडंबरों का विशेष विरोध किया है, सत्य बोलने तथा सदाचार पर आचरण पर बल दिया है। तो ये सब थे क्या है अशोक के धम्म यानी धर्म की उसकी विशेषता है, ओके। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिए हैं अब राजा किसान नगर चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आई हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।